नमस्कार। उत्कृष्ट हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मित्रों, भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वाक्य सबसे बड़ी। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कितने भेद होते हैं, इन सब की जानकारी इस कक्षा में दी जाएगी। व्याकरण में इस वर्ण के अध्ययन को वर्ण विचार कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत हिंदी के मूल अक्षरों की परिभाषा, भेद, उपभेद, उच्चारण, संयोग तथा वर्णमाला इत्यादि के नियमों का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले वर्ण क्या होता है? भाषा मौखिक होती है। वर्ण उस मौखिक भाषा का लिखित रूप है। जब भाषा को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो जो सबसे लघु इकाई होती है ध्वनि की, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, पहले ही बताया जा चुका है। अब वर्ण की आधिकारिक परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। पहले ही बताया जा चुका है कि सबसे छोटी इकाई है, इसके आगे खंड नहीं हो सकते। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं। उदाहरण है, एक शब्द है राम, और इस राम शब्द में 4 ध्वनियाँ समाहित हैं: र, आ, म और आ। ये चारों मूल ध्वनियाँ हैं और इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। इन चारों में से प्रत्येक ध्वनि एक वर्ण है। इस प्रकार से ये वर्ण की परिभाषा हुई। अब वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा में वर्णमाला होती, हर भाषा में होती। अपनी हिंदी भाषा में भी वर्णमाला है, जिसमें वर्णों को व्यवस्थित रूप से समाहित किया गया है। अब वर्णों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। हर भाषा में दोनों प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे पहले स्वर वर्णों की चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रुके मुख से बाहर निकल जाए, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से तात्पर्य यह है कि स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर मूल ध्वनियाँ होती हैं। ये हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं: अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अब स्वरों के भी भेद होते हैं। जो 11 स्वर हैं उनमें भी 3 भेद हैं उनके। पहला भेद है ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर और तीसरे प्लुत स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर ये मूल होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और इनके उच्चारण का समय ही इकाई समय माना जाता है। ये मूल इसलिए कहे जाते हैं कि बाकी के सारे स्वर इन्हीं के योग से बने हुए हैं। ये 4 मूल स्वर हैं: अ, ई, उ और री। इसके बाद में स्वरों का दूसरा भेद आता है, जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों से उच्चारण में दोगुना समय लेते हैं। यानी ह्रस्व स्वर से दोगुना समय उच्चारण में लगे, वे बड़े स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। ये 7 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर का एक और रूप होता है
जिसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। ये मूलतः 3 मात्राओं का स्वर है। जैसे ह्रस्व में अगर हम लगे हुए समय को 1 इकाई माने तो दीर्घ में 2 इकाई और प्लुत में 3 इकाई। प्लुत के रूप में केवल एक संस्कृत में वर्ण है, ओमकार से ओम कहते हैं, वही एकमात्र वर्ण है। जैसे पुकारने में कोई भी वर्ण प्लुत रूप में आ सकता है। इसका चिन्ह डबल एस जैसा होता है, जैसे हे राम, अरे सुनो, जब उसको हम खींचते हैं तो ये प्लुत स्वर बन जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है। अब ये 11 स्वर हुए वर्णमाला। जब हम देखते हैं तो 11 स्वरों के बाद में 2 और वर्ण आते हैं, अंग और आहा। इनके पश्चात व्यंजन चालू होते हैं। तो ये 2 वर्ण जो हैं ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन हैं। इनको हम सामूहिक रूप से अयोगवाह कहते हैं और अलग अलग रूप से इनको क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। इनके अलावा एक और संकेत हिंदी में चलता है जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अनुस्वार अर्थात अंक का चिन्ह, इसका जब उच्चारण होता है तो वायु नाक से अधिक निकलती है, मुंह से कम निकलती है। जैसे अंग, कंगन, हंस, इनका उच्चारण करके अपन देखेंगे उसमें नाक से ध्वनि ज़्यादा निकलती है, मुंह से कम निकलती है। और इसके विपरीत जो चंद्र बिंदु होता है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं, उसमें उल्टा होता है। उसमें नाक से ध्वनि कम निकलती है, सांस नाक से कम निकलती है और मुंह से ज़्यादा निकलती है। ये अनुस्वार का हल्का रूप है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसा कि दिखाया जा रहा है आपको। उदाहरण के लिए जैसे हम दांत बोलें, हंसना, गाँव, ये अनुनासिक का प्रयोग वाले शब्द हैं। इनमें अंतर समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। अनुनासिक के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिन वर्णों पर स्वरों की मात्राएं चढ़ी होती हैं वहाँ अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में न आकर के केवल बिंदु के रूप में आता है। तीसरा अयोगवाह है विसर्ग। इसमें 2 बिंदु जैसे होते हैं और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, हल्का। हा के उच्चारण से थोड़ा हल्का उच्चारण होता है विसर्ग का। मूलतः ये इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे अतः, दुह, स्वातः, स्वतः आदि। अब बात करते हैं मात्राओं की। मात्राएं स्वरों की चिन्ह है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि व्यंजन स्वर रहित नहीं हो सकते। व्यंजनों में स्वर का मेल होता है और इस मेल को दर्शाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे मात्राएं कहलाते हैं। सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं केवल छोटे आ को छोड़कर। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि ये पहले से ही व्यंजनों में समाहित माना जाता है। अगर हमको छोटे आ की मात्रा किसी व्यंजन से अलग करनी पड़े तो व्यंजन के नीचे एक चिन्ह लगा देते हैं जिसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। हलंत लग जाने पर ये माना जाता है कि अब उसमें से स्वर निकल गया है। ये मात्राएं दिखाई जा रही हैं किस प्रकार से हैं। छोटी आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ी आ की मात्रा एक डंडा जैसा होता है और ये छोटी बड़ी सबकी अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती हैं जो आपको दिखाई जा रही है। इनके अलावा अनुस्वार या अंग, उसके लिए श्रुति रेखा के ऊपर एक बिंदु होता है और विसर्ग 2 बिंदु वर्ण के सामने रखे जाते, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। ये तो स्वर और अयोगवाह हुए। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वरों के सहयोग से व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता। या यूँ कहें कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर आने से पहले कहीं न कहीं रुकती है,
कहीं ना कहीं वो बाधित होती है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब एक एक करके तीनों व्यंजनों को हम समझेंगे। सबसे पहले स्पर्शीय स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है। ये मुंह के भाग हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ। ये जो 5 भाग हैं, इनमें से किसी न किसी एक भाग को हमारी जीभ स्पर्श करती है, तब ये व्यंजन बोले जाते हैं। इसलिए इन व्यंजनों का नाम है स्पर्शी व्यंजन। कुल 33 व्यंजनों में से 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं और एक वर्ग के रूप में वर्णमाला में लिखे जाते हैं। एक वर्ग बनाया गया है 5-5 व्यंजन का, जो मुख के एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। ये वर्ग के नाम और व्यंजनों के नाम और उनका उच्चारण स्थान दिया हुआ है। जैसे पहला वर्ग है क वर्ग। वर्ग का पहला जो वर्ण होता है उसके नाम पर वर्ग रखा जाता है। क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण हैं और इनका उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च, छ, ज, छ और य, इनका उच्चारण स्थान है तालु। इसी प्रकार से तीसरा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। चौथा है त वर्ग। त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान है दांत। और अंतिम है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान है ओंठ। उच्चारण स्थान से तात्पर्य यह है कि इन स्थानों पर इन वर्णों को बोलते समय जीभ स्पर्श करती है। आप लोग स्वयं बोल के देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सबके बारे में नहीं बताते हैं। उदाहरण आप देखिए, जैसे लास्ट का है प वर्ग। प वर्ग जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ओंठों को छूती है और ओंठ आपस में मिलते हैं। बिना ओंठों को आपस में जोड़े हम ये 5वां अक्षर नहीं बोल सकते। एक बात और ध्यान देने की कि हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो अनुनासिक होता है, अर्थात उसको बोलने के लिए हमें मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु निकालनी पड़ती है। नाक से भी वायु निकलती है, वो अनुनासिक होते हैं हर वर्ग का 5वां व्यंजन। ये स्पर्शी व्यंजन हो गया। व्यंजन का दूसरा जो खंड है, दूसरा भाग है, वो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इसका नाम अंतःस्थ क्यों है? अंतःस्थ का अर्थ होता है, अंतः माने भीतर या बीच में, और स्थ का अर्थ होता है स्थित, बसा हुआ। अर्थात वे व्यंजन जो उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के उच्चारण के बीच जैसा होता है। जैसे कि हमने बताया कि जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ कहीं नहीं टकराती, सीधे सीधे वायु मुंह से आवाज़ गति से बाहर निकलती है। और व्यंजन को जब बोलते हैं, अभी स्पर्शी व्यंजन आए, व्यंजन को बोलते हैं तो जीभ किसी न किसी स्थान पर, मुंह के कोई किसी न किसी स्थान पर टकराती है। लेकिन अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है कि न तो पूर्णतः वायु का मार्ग खुला होता है और न कहीं जीभ स्पर्श करती है, बिल्कुल सट जाती है जीभ मुंह के इन भागों से जो ऊपर बताए गए। अतः ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि होती हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला व्यंजन का भाग है, भेद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म और संघर्ष का मतलब होता है संघर्ष करना, घर्षण करना। तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में जिनका उच्चारण बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसा लगता है कि उच्चारण में रगड़ होती है, मुंह के अंदर जीभ रगड़ खाती है और ऊष्मा से उत्पन्न होती है, गर्मी से उत्पन्न होती है, एक प्रकार की सुरसुराहट से उत्पन्न होती है। तब ये व्यंजन कठिनाई से बोले जा सकते हैं, इसलिए इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनको बोलने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
सामान्य व्यक्ति इन व्यंजनों का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। ये 4 व्यंजन होते हैं, ये हैं श, ष, स और हा। इनमें 3 सा कहे जाते हैं, तीनों का अलग अलग उच्चारण है। इस प्रकार से ये तीसरा भेद हुआ ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये मूल व्यंजन है। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन का तात्पर्य है जो व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। ऐसे भी व्यंजन हिंदी में 4 हैं जिनके जो 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। ये है क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये नीचे हम बता रहे हैं कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मेल से बना है। पहला है क्ष, ये, क और श जो मूर्धन्य सा है उसके संयोग से बना है। त्र, ता और रा के संयोग से बना है। ज्ञ, ज्या और यहाँ के संयोग से बना है। श्रा, तालव्य सा और रा के संयोग से बना है। संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। इस प्रकार से ये व्यंजन पूर्ण होता है। ये 4 होते बताए जा चुके हैं। अब इनके अलावा हिंदी में 2 ऐसे वर्ण भी हैं, व्यंजन भी हैं जो संस्कृत वर्णमाला में नहीं है। ये हैं ळ और ढ। इन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका जो स्थान है वो ट वर्ग में ही माना जाता है, क्योंकि ट वर्ग के जो व्यंजन हैं ळ और ढ, डा और ढा, उनसे ही बने हुए। डा के नीचे नुक्ता लगा देने से ड़ा बनता है और ढा के नीचे नुक्ता लगा देने से ढ़ा बनता है। इन व्यंजनों की विशेषता ये है कि ये जब बोले जाते हैं, इनका उच्चारण जब होता है तो हमारी जीभ की नोक उल्टी होकर के तालू को छूती है और छूकर झटके से हट जाती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये व्यंजन कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये शब्द के बीच में या अंत में ही आ सकते हैं। तो ये हुए द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार से ये वर्णमाला पूर्ण हुई और आगे हम इसी प्रकार से अपनी कक्षा में और व्याकरण की सामग्री लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।